अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव कर गए। कैपेम हमने रिसेंटली लास्ट अपने लेक्चर्स के अंदर मार्केट एफिशिएंसी थ्योरी, उससे पहले कैपेम और उससे पहले मार्कोविक्स पोर्टफोलियो थ्योरीज को डिस्कस किया। हम इन तीन थ्योरीज को डिस्कस कर चुके हैं। इनके अंदर जो कैपेम थ्योरी थी उसी से आगे ये लिंक है। कैपेम के ऊपर बहुत से एतराज़ात आए, बहुत सी उसके अंदर एक्सटेंशंस हुई, बहुत सी उसके अंदर अपग्रेडेशंस की गई, बहुत से इश्यूज क्रिएट हुए कैपेम पर। कैपेम के ऊपर जो सबसे बड़ा इशू था, जो सबसे बड़ा इतराज़ हुआ था, वो रॉल्स ने दिया था 1977 के अंदर। रॉल्स ने एक पेपर प्रेजेंट किया था अपना, जिसके अंदर उसने बेसिक कैपेम के कुछ इश्यूज जो थे उनको हाईलाइट किया, उस प्रॉब्लम्स को उसने एक्सप्लेन किया। सबसे पहले तो उसने ये कहा कि ये एक टोटोलॉजी है, ठीक है, ये कोई थ्योरी नहीं है। टोटोलॉजी हम एक ऐसी स्टेटमेंट को कहते हैं जिसके हम सिंपल वर्ड यूज़ करते हैं कि डेट इज़ ट्रू बाय डेफिनेशन, कि जो सिर्फ डेफिनेशन की हद तक तो ट्रू है, सच्ची है, बट जैसे ही आप उसे किताबों से निकाल के रियल लाइफ के अंदर लेकर आओगे, एक्सपेरिमेंटल लेकर आओगे, तो वो कभी भी सही साबित नहीं होगी, बल्कि वो गलत निकलेगी। ठीक है, तो ये रॉड ने इसके ऊपर क्रिटिक किया था कि ये जो कैपेम है ये एक टोटोलॉजी है, ये कोई हकीकत नहीं है। आप कभी भी कैपेम को 100% जस्टिफाई नहीं कर सकते। इसने कहा था ये नॉन टेस्टेबल है, आप इसे टेस्ट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि कैपेम जो है वो टेस्ट हो सकता है। आप जैसे ही इसे स्टैटिस्टिक्स में लेके जाओगे, रियल लाइफ के अंदर आप इसे टेस्ट करोगे, तो ये नाकाम हो जाएगा। इसने कहा था कि अगर आप कैपेम को टेस्ट करना चाहते हैं तो देखो आपको क्या चाहिए जी, आपको चाहिए वी नीड डाटा ऑन आर एसेट्स इन द मार्केट पोर्टफोलियो एंड वन मस्ट शो दैट द मार्केट पोर्टफोलियो इज़ एफिशिएंट। आपको मार्केट में जितने भी एसेट्स हैं उन सारे के सारों का आपको डाटा चाहिए, देन आप उसकी बात करें। और एक ये चीज़ भी क्लियर होनी चाहिए कि जो आपका पोर्टफोलियो है वो 100% एफिशिएंट हो। पर देखो ये रियल के अंदर इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं होता। एक तो आप सारी की सारी पूरी की पूरी जितनी भी मार्केट में एसेट्स हैं सारों का आप पोर्टफोलियो नहीं बना सकते। ये एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है कि सारे के सारे एसेट्स को इंक्लूड करो आप। ठीक है, कि हर शेयर के अंदर, हर कंपनी के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हो। और फिर दूसरा कि भाई एफिशिएंसी, हमने पीछे भी बात की मार्केट एफिशिएंसी थ्योरी के अंदर कि 3 फार्म्स की एफिशिएंसी होती है, स्ट्रॉन्ग फार्म, वीक फार्म और सेमी स्ट्रॉन्ग फार्म। तो उसके अंदर हमने यही बात की थी कि स्ट्रॉन्ग फार्म जो एफिशिएंसी है वो तो बहुत कम दुनिया में देखी जाती है, वो चंद दिन की बात होती है। मार्केट फौरी तौर पे सेमी स्ट्रॉन्ग की तरफ मूव करने लग जाती है। तो ये कहना कि एक पोर्टफोलियो होगा जो 100% एफिशिएंट होगा, दैट इज़ डेफिनेटली इम्पॉसिबल, और ये बहुत ही मुश्किल है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। डेक्स वाई गॉड ने कहा था कि जी जो कैपेम है ये नॉट टेस्टेबल है, इसे आप टेस्ट नहीं कर सकते, सिर्फ ये एक थियोरेटिकल चीज़ है जो ट्रू बाय डेफिनेशन है, इसके अलावा इसकी कोई मार्केट में असर, इसकी वैल्यूएशन नहीं है। आप इसे सर्टेनिटी के साथ मार्केट के अंदर जज नहीं कर सकते। ठीक हो गया, ये लॉज के क्रिटिक्स थे जो इसने सबसे ज़्यादा लॉज ने प्रेजेंट किए थे। गॉड ने शो किया कि जब आप गॉड ने ये शो किया था कि जब आप एक आदमी जो है वो किसी भी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने की तरफ जाता है, ठीक है, तो उसकी कुछ चीज़ें होती हैं कि जिनकी बेस के ऊपर 100% आप चेक करते हो कि यार क्या ये इम्प्लीमेंट भी होगा कि नहीं होगा। तो वो जो टेस्टेबिलिटी है वो रियल में मार्केट में पॉसिबल इसकी नहीं है। बस इसका एक बेनिफिट है, एक इसकी है एडवांटेज जिसकी बेस पे आप इसे ओके कर सकते हो, और वो ये है कि जो मार्केट पोर्टफोलियो है उसका जो मीन वेरिएंस है वो एफिशिएंट है कि नहीं है, ये उसको चेक कर लेता है। तो वो ये एक बस मार्केट के मीन वेरिएंसेस के बारे में इसकी जस्टिफिकेशन है कि वो एफिशिएंसी है कि नहीं, बाकी आप इसे जस्टिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, उसने रॉज ने बहुत सी प्रॉक्सीज ली, बहुत सी वैल्यूएशन ली, उनकी बेस पे उसने जज किया, पूरे का पूरा एनालिसिस किया। उसका पूरा पेपर है 1977 का, आप रखें कि रॉज का पेपर गूगल पे, तो वो पूरे का पूरा आपको पेपर मिल जाएगा, मैं भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके अंदर पूरी की पूरी डिटेल है, उसने कैसे कैसे उसको पूरे का पूरा जस्टिफाई किया। ठीक है जी, ओके जी। उसने जब इतने ज़्यादा इतराज़ात किए तो उसकी बेस पे फिर बाकी भी जो एनालिस्ट थे उन्होंने भी उसको चेक करने की कोशिश की, उन्होंने भी उसके ऊपर एनालिसिस किए, और देन एंड रिज़ल्ट यही हुआ
लॉस की तरीके के बाद कि भाई वो जो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर हो गया था, बहुत कम अरसे के अंदर ये क्लियर हो गया था कि जी लॉर्ड जो कह रहा है वो करेक्ट कह रहा है, उसमें बिल्कुल सच्चाई है कि जो आप है कैपेम को 100% आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हो, ये अनटेस्टेबल है, ठीक है। और फिर देन क्या ऑप्शन आई कि या तो फिर भाई इसके अंदर अपग्रेडेशन की जाए या फिर कोई बिल्कुल 100% न्यू मॉडल लेके आया जाए, ठीक है। तो देन स्टार्ट के अंदर तो उसी के अंदर जो कैपेम है उसी के अंदर अपग्रेडेशन करने की कोशिश की गई। कैपेम को मुख्तलिफ चीज़ों में बदला गया। सबसे पहले उसके अंदर मेन स्ट्रीम एम्पिरिकल टेस्ट को लाया गया, फिर मल्टीवेरिएट टेस्टिंग मॉडल की तरफ जाया गया, फिर उसके बाद उसके अंदर टेस्ट ऑफ द कंजप्शन को ऐड किया गया, फिर एम्पिरिकल एंड थ्योरेटिकल टेस्ट उसके अंदर लिए गए, फिर टेस्ट ऑफ नॉन मेरिटरी टेस्ट आए, एम्पिरिकल डॉक्यूमेंटेशन टेस्ट आए, टेस्ट ऑफ द आफ्टर टैक्स कैपेम आया, फिर एम्पिरिकल टेस्ट इंटरनेशनल एसेट प्राइसिंग मॉडल आया। ऐसे बहुत सी उसके अंदर अपग्रेडेशंस की गई जिनकी बेस के ऊपर कैपेम को बेहतर किया गया कि कैपेम के अंदर बेहतरी आए, उसको ये जो प्रॉब्लम्स है उसकी नॉन टेस्टेबिलिटी को उसको बेहतर किया जा सके। बट स्टिल इन सारा कुछ के बावजूद वो कोई इतना अच्छा सेटअप नहीं बन सका कि जिसकी बेस पे हम बोलें कि यार ये जो कैपेम है 100% अब एक्सेप्टेबल हो गया। देन उन्हीं दिनों के अंदर उसके रॉस जो था, रॉस ने एक प्रेजेंट किया, एक थ्योरी उसने प्रेजेंट की। रॉस ने ये कहा कि भाई कैपेम की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें आप इस थ्योरी के ज़रिए कवर अप कर सकते हैं। उसने एक अपनी थ्योरी पेश की जिसे हम आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म के अंदर एबीटी थ्योरी। आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी या एपीटी थ्योरी का नाम भी इसे दिया जाता है, ठीक हो गया। आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी या एपीटी थ्योरी रॉस ने प्रेजेंट की थी, ठीक है। तकरीबन 77 या 76 के अंदर ही, जिन दिनों के अंदर यानी कि वो रॉस का क्रिटिक आया तो उसी के कुछ अर्से बाद ही ये थ्योरी पेश हो गई थी। ये कैपेम के कंपेटिटिव है उसके मुकाबले की थ्योरी है, ठीक है। बट जस्टिफाइएबल की बेस के ऊपर आप करें या टेस्टेबिलिटी की तरफ आप जाएं तो आर्बिट्रेज जो थ्योरी है वो ज़्यादा एफिशिएंट है और ज़्यादा एक्सेप्टेबल है अंडर सम फाइनेंशियल रिस्क रैदर देन कैपेम। कैपेम की निस्बत इसको ज़्यादा अहमियत दी जाती है, कैप ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, ठीक है। और ये एक प्राइमरी सबसे ज़्यादा जो कैपेम का अल्टरनेटिव है यही है जिसने कैपेम की प्रॉब्लम्स को ख़त्म किया, ठीक है। अगर आप देखें अभी तक हम जो अपने रिसर्च पेपर्स हैं या जो क्लासेस के अंदर भी पढ़ाया जाता है हम कैपेम को ही पढ़ाते रहते हैं, ठीक है। ख़ासतौर पे पाकिस्तान में हमने उसे अपग्रेडेशन की तरफ किया ही नहीं, हम कैपेम रहते हैं, उसी के बेस पे हम जजमेंट करते रहते हैं, उसी के बेस पे सारी वैल्यूएशन होती है, वही बच्चों को सिखाते रहते हैं। बट कैपेम जो है वो प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत पीछे चला गया था, उसे ख़त्म हो गया था बहुत पहले। उसके बजाय ये जो आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी है इसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। फिर फार्मा फ्रेंच मॉडल्स हैं उनको ज़्यादा वैल्यूएशन की जाती है और उनकी बेस पे चला जाता है। कैपेम जस्ट रिस्क और रिटर्न की मेजरमेंट देकर तो ठीक है, बट उससे आगे की वो फर्दर डिटेल नहीं देता। अगर आप उसकी बेस पे कोई पोर्टफोलियो बनाते हो, किसी पोर्टफोलियो को उसकी बेस पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हो कैपेम की बेस पर, तो देन वो पोर्टफोलियो आपका एफिशिएंट नहीं होता बल्कि वो आपको लॉस भी दे जाता है, ठीक है। तो कैपेम एक्सेप्टेबल नहीं है ओवरऑल, बट पाकिस्तान के अंदर आप देखो तो सबसे ज़्यादा कैपेम ही यूज़ होता है। और आप देखो तो मतलब पाकिस्तानियों के पेपर्स भी उठा के देखो तो सबसे ज़्यादा वो हम लोग जो है वो कैपेम को ही यूज़ कर रहे हैं। बट रियल वर्ल्ड के अंदर अब ये कैपेम ख़त्म हो चुका है। अब उसकी बजाय मतलब चलता है बट उसको एक सोल प्रिडिक्टर के तौर पे नहीं लिया जाता। कैपेम लगा के उससे रिस्क को रिटर्न फाइंड कर लिया और बाकी के दूसरे मॉडल साथ यूज़ किए जाते हैं कि जिनकी बेस पे बाकी चीज़ों को जज किया जाता है। सिंपल कैपेम की बेस पे डिसीजन नहीं किया जाता, कैपेम को एक सब्सिडरी के तौर पर लिया जाता है, ना कि एक सिंपल सेपरेट थ्योरी के तौर पर उसे हम नहीं लेते, ठीक है जी। जो कैपेम की थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स थी, जो उसके अंदर इश्यूज थे, उनको ख़त्म करने के लिए फिर आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरीज को एक्सेप्ट किया जाए और आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी को लेकर इसके मुताबिक सारी की सारी वर्किंग की गई, ठीक हो गया। जो इसके अंदर बेसिक जो कैपेम की एनॉर्मरीज थी वो भी एडअप हो गई थी और उनकी बेस पे ये ज़्यादा बेहतर हो गया था, ठीक। और सबसे बड़ा जो आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी का एक था कि ये एक ओपन एंडेड मॉडल था कि जिसके अंदर क्लोज किया ही नहीं गया। अब कैपेम के अंदर क्लोज कर दिया गया कि जी रिस्क होगा रिटर्न होगा, बात ख़त्म।
आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी के अंदर और बहुत सी चीज़ें ऐड की गई, वहाँ पर रिस्क और रिटर्न पे ख़त्म नहीं किया गया, बल्कि एक ओपन मॉडल दे दिया गया कि जो नई चीज़ आपको लगती है कि ये एक्सेप्टेबल, आप उसको ऐड कर लो। तो डेट्स वाई ये क्लोज एंडिंग मॉडल नहीं था, बल्कि ये एक ओपन एंडिंग मॉडल था आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। इस वजह से भी इसको ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली और इसी वजह से ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल भी है। अगर टाइम गुजरने के बाद कोई नई चीज़ आती है तो आप उस नई चीज़ को भी आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी में ऐड कर सकते हो, जबकि कैपएम के केस के अंदर ये पॉसिबल नहीं था, वहाँ पर सिर्फ और इसको रिटर्न ही था। ठीक है जी। ओके जी, इसकी कुछ अजम्पशंस हैं जिनकी बेस के ऊपर ये डेवलपमेंट हुई थी आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी की। सबसे पहली जो अजम्पशन है, 3 मेजर अजम्पशंस हैं और उसके बाद दूसरे अजम्पशंस भी हैं, टोटल ये 5 हैं जिनमें 3 मेजर हैं। नंबर 1 अजम्पशन यही है कि कैपिटल मार्केट्स जो है वो परफेक्टली कंपेटिटिव्स होती हैं, फ्रिक्शंस लेस होती हैं, मतलब कि इनके अंदर किसी किस्म की कोई, मतलब आपको 100% एफिशिएंसी भी नज़र आती है, बेहतर एफिशिएंसी नज़र आती है, वीक फॉर्म नहीं होता, बल्कि एक अच्छी फॉर्म के अंदर कैपिटल मार्केट्स चल रही होती हैं और फ्रिक्शंस लेस होती हैं कि किसी किस्म की प्रॉब्लम्स नहीं होती, गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस या हैवी टैक्सेस या कोई इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि ये प्रॉपरली अपनी वर्किंग कर रही होती हैं। सेकंड ये है कि इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो होमोजीनियस एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। ठीक है, वो किस तरीके से जो रिटर्न्स हैं जनरेट होंगे, सारे के सारे इन्वेस्टर्स एक ही चीज़ के ऊपर, एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर होते हैं और वो हमेशा प्रेफर करते हैं कि जो वेल्थ है वो उनके पास ज़्यादा हो या कम हो, वो सर्टेनिटी की बेस पे जा रहे होते हैं, मतलब एक रिस्क अवर्स लेवल टिकर होते हैं कि वो ये देखते हैं कि भाई मेरे पास, फॉर एग्जांपल मैं आज कहता हूँ कि आपको जी $100 देता हूँ, ठीक है, अभी इसी वक्त, या फिर आपको हफ्ते बाद दूंगा $200 शायद। अब वो जो हफ्ते बाद पता नहीं मिलने या कि नहीं मिलने, उसकी बजाय जो आज आपको अभी $100 मिल रहे हैं, डेफिनेटली उन 100 की ज़्यादा वैल्यू है। ठीक है, तो यही हम यहाँ पे कहते हैं इन्वेस्टर्स होमोजीनियस नेचर के हैं और वो ऑलवेज प्रेफर करते हैं मोर वेल्थ टू लेस वेल्थ विद सर्टेनिटी, यकीनी की सूरत हाल के साथ उसको मोर वेल्थ को प्रेफर करते हैं। अगर ये कहा जाए कि जी आज आपको 100 मिलेंगे और हफ्ते बाद आपको 200 मिलेंगे और ये गारंटी है कि आपको मिलेंगे, तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो फिर, चूँकि सर्टेनिटी आ गई है, तो वो 200 की तरफ मूव करेंगे। लेकिन अगर ये कंफर्म ना हो कि भाई 200 मिलेगा, तो देन इन्वेस्टर्स 100 की तरफ मूव करेंगे और ये सारे के सारे मूव करेंगे। होमोजीनियस सारों का सेम रिजल्ट होता है, सारे एक जैसे ही प्रेफरेंसेस रहे होते हैं। थर्ड है जी, द स्टोकेस्टिक प्रोसेस जनरेटिंग एसेट्स रिटर्न कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर फंक्शन ऑफ अ सेट ऑफ के फैक्टर्स और इंडेक्सेस, कि आपका जो कॉमन फैक्टर्स हैं, जो चीज़ें हैं जिनके ज़रिए आप कैप्चर कर रहे हो सिस्टमेटिक रिस्क को, वो एसेट्स के साथ एक्सपोर्ट हो रहा होता है, आप उसे एक तरीके के साथ ले रहे होते हो और सारी के सारी जो आपके उसमें रिस्क है, रिटर्न है, जो भी फैक्टर्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं जो आपके रिटर्न के ऊपर इफेक्ट कर रही हैं, आप उन्हें लीनियर मॉडलिंग के अंदर कैलकुलेट कर सकते हो कि उन सारी चीज़ों को प्रेस करके आप एडअप कर सकते हो। आगे मैंने वो मॉडल लगाया, लीनियर मॉडल देख के आपको आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट वो अभी नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर वो आ जाएगा। ठीक हो गया। देन हमारे पास नेक्स्ट क्या, फोर्थ और फिफ्थ जो अजम्पशंस है वो ये है, फोर, द नंबर ऑफ एसेट्स एंड मस्ट बी मच लार्जर देन द नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट जनरेट्स रिटर्न, कि जो चीज़ें रिटर्न के ऊपर असरअंदाज हो रही हैं, हमेशा आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो उससे ज़्यादा होगी। मैंने इन्वेस्टमेंट की है 2 शेयर्स के अंदर और उसके ऊपर फैक्टर असरअंदाज हो गए हैं 20, तो 20 चीज़ें जब 2 के ऊपर असरअंदाज होंगी तो उन 2 की क्या रिटर्नेबिलिटी रह जाएगी, वो 2 तो वैसे ही सप्रेस हो जाएंगे, वो तो उनके प्रेशराइज हो जाएंगे, तो ऐसा तो कोई बेनिफिट उन 2 का हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि हमेशा जो नंबर ऑफ एसेट्स हैं वो ज़्यादा होंगे फैक्टर्स की निस्बत जिनकी बेस पे रिटर्न आ रहा है। और देन फिफ्थ है अनसिस्टेमेटिक रिस्क का, कि अनसिस्टेमेटिक रिस्क कंपोनेंट्स जो है वो उसे हम ई से डिनोट करेंगे और वो इंडिपेंडेंट ऑफ आर फैक्टर्स एंड आर अदर एसेट्स, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसकी अजम्पशन है। ठीक है, बेसिकली ये अजम्पशन कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि ये इसकी वर्किंग है। हम जब भी रिसर्च की तरफ जा रहे होते हैं तो हमारा प्राइमरी एम होता है कि यार ये जो हमारा एरर टर्म्स है ना, ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो जाएगा, मतलब एक दूसरे के साथ लिंक ना हो। ऐसा ना हो कि लास्ट ईयर अगर 10 एरर आया है तो इस साल जो है
जो एरर आए उसके अंदर ये 10 भी एड अप हो जाए। देखिए हमारा ये होता है कि अगर लास्ट ईयर 10 एरर आया है, एरर की वैल्यू 10 है, तो वो एरर ख़त्म हो जाए। इस साल अगर 2 मतलब वैल्यू आ रही है एरर की, तो उस 2 के अंदर पिछले साल के 10 का कोई इम्पैक्ट ना हो, एरर्स एक दूसरे के साथ कोरिलेट ना कर रहे हों, ठीक है। वक्त गुजरने के साथ साथ उनका आपस में रिलेशनशिप जो है वो डिसअपीयर होता जाए, यानी कि कम होता जाए, उनकी आपस में कोरिलेशन ना हो, ठीक है। जब कोरिलेशन नहीं होगी तो वो सारा का सारा जो सिस्टमैटिक रिस्क है वो उसको जज़ब करते जाएंगे, उसको ख़त्म करते जाएंगे। जैसे जैसे हम एसेट्स को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी जो एरर्स हैं वो कम होते जाएंगे और उसका जो नुकसान है वो कम होता जाएगा आपके लिए, ठीक है जी। मतलब जैसे जैसे आपको अगर सिंपल लफ्ज़ों में कहूँ तो इसका मतलब ये है कि एरर टर्म्स जो है वो आपकी इफेक्टिवली डिसअपीयर्स हो जाएंगी एज लार्ज नंबर ऑफ एसेट्स आर एडेड। जैसे जैसे लार्ज नंबर ऑफ एडेड करते जाएंगे एरर टर्म्स जो है वो डिसअपीयर होती जाएंगी। ठीक हो गया जी। ये कुछ आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी की अजम्पशंस हैं जिनकी बेस के ऊपर आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी वर्क कर रही है और जिनकी बेस के ऊपर वो चल रही है, ठीक है। अब आर्बिट्रेज के अंदर एक जो इसका एक्चुअल कुछ वर्किंग्स होती हैं, ठीक है, वो भी आगे चल के अभी डिस्कस करते हैं। बेसिक जो इसका था वो ये था कि जी रिस्क जो है वो एक सोल फैक्टर नहीं है जो रिटर्न के बारे में आपको एक्सप्लेन करे। कैपेम जो कह रहा था कि जी रिस्क है उसी की बेस पे रिटर्न आ रहा होता है, जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा रिटर्न होगा, जितना कम रिस्क होगा उतना ही कम रिटर्न होगा। तो आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी में रॉस ने यही चीज़ क्लियर की। उसने कहा भाई ऐसा नहीं है, आप सिर्फ रिस्क की बेस के ऊपर किसी चीज़ को जज नहीं कर सकते कि भाई रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा है, बल्कि और भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो इसके ऊपर असरअंदाज हो रही होती हैं। आपके मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, आपके फर्म स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं, उन सारी चीज़ों की बेस पर ही जजमेंट हो रही होती है रिटर्न की। अब देखो ना, एक फर्म है, आपने देखा कि ये फर्म अच्छा काम कर रही है, ठीक है, ओवरऑल पूरे के पूरे मुल्क की इकानमी गिर जाती है, तो क्या उससे वो जो रिटर्न है, पहले फर्ज को एक मतलब वो कंपनी थी उसका रिस्क था 1, उस 1 के ऊपर आपको रिटर्न भी मिल रहा था 1। अब उस कंपनी का रिस्क उतना ही है, उस कंपनी के रिस्क में फ़र्क नहीं आया, वो अपनी सेम परफॉर्मेंस जो है वो इस साल दे रही है, बट ओवरऑल आपके मुल्क की इकोनॉमी ही गिर गई। तो जब इकोनॉमी गिर गई या इन्फ्लेशन है उस इन्फ्लेशन बढ़ गई, महंगाई ज़्यादा हो गई या इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट ने कम ज़्यादा कर दिया, तो इन सारी चीज़ों का क्या असर नहीं पड़ेगा रिटर्न के ऊपर, उस एसेट के। डेफिनेटली बात है, उस एसेट के रिटर्न के ऊपर डिफरेंस पड़ेगा। बेशक रिस्क एक के ऊपर सस्टेन है, रिस्क नहीं बढ़ रहा, लेकिन जो रिटर्न है वो अब एक के ऊपर नहीं रहेगा, वो कम ज़्यादा ऊपर नीचे होगा अकॉर्डिंग टू अदर फैक्टर्स। तो यही आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी थी कि जो रिटर्न है वो जस्ट एक फैक्टर के बेस पे ऊपर नहीं आप जज कर सकते, बल्कि जो रिटर्न है वो हमेशा एक से ज़्यादा वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, एक से ज़्यादा इश्यूज होते हैं जो उसके अंदर जज हो रहे होते हैं। उसी की बेस के ऊपर ये मॉडल बनाया गया है कि जो रिटर्न है वो फंक्शन होता है मैनी फैक्टर्स का। आर आई मतलब रिटर्न है, आई से मुराद इंडस्ट्री या जो भी आप सिक्योरिटी कह रहे हो वो है। देन आगे है जी गैमा 0 प्लस बीटा 1 गैमा 1 प्लस बीटा 2 गैमा 2 प्लस बीटा 3 गैमा 3 एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है बीटा एन गैमा एन की तरफ। ये सारे का सारा क्या बता रहा है कि जितने भी फैक्टर्स होंगे जो जो उस रिटर्न के ऊपर असरअंदाज होंगे वो सारे के सारे इसके अंदर ऐड होते जाएंगे। अब ये स्ट्रेट लाइन है ना, सीधी लाइन के अंदर फंक्शन जा रहा है, डेट्स वाई हम इसे लीनियर फंक्शन कहते हैं। वो जो पीछे हमारी अजम्पशन थी कि जितने भी फैक्टर्स हैं के फैक्टर्स, वो सारे के सारे एक लीनियर फंक्शंस होंगे जिनकी बेस के ऊपर आप रिटर्न को जज कर सकते हो, ठीक है। तो यही यहाँ पर प्रेजेंट किया गया। अब कौन से फैक्टर्स हैं, ये तो उसमें आर्बिट्रेज में कह दिया गया ना कि बहुत से फैक्टर्स हैं, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। ये बेसिकली 3 टाइप्स के फैक्टर्स हैं। एक फर्म स्पेसिफिक फैक्टर्स के जो हर कंपनी के अपने होते हैं, ठीक है। एक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो पूरी के पूरी इकोनॉमी बेस आते हैं, और तीसरे आपके पास बिहेवियर फैक्टर्स होते हैं जो बिहेवियर की बेस के ऊपर चल रहे होते हैं, जो बिहेवियर जजमेंट कर रहे होते हैं। फर्म स्पेसिफिक फैक्टर्स जो किसी कंपनी के अपने फैक्टर्स हैं। अब डेफिनेटली बात है कि जब आप पोर्टफोलियो में जाते हो तो आप एक से ज़्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। जब एक से ज़्यादा कंपनी में इन्वेस्ट करती हो तो डैट मीन्स ये जो फर्म स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं
आप इनको मिनिमाइज आसानी के साथ कर सकते हो, इनको डिक्रीज कर सकते हो, इनमें चेंजिंग लेके आ सकते हो। ठीक हो गया। तो ये एक बेनिफिट आपको मिल जाता है। तो ये एक आसान है कि ये आर्बिट्रेज जब आप पोर्टफोलियो बनाते हो इस स्पेस के ऊपर, तो देन आपके ये जो फैक्टर्स हैं ये अप डाउन होते हैं, फर्म स्पेसिफिक फैक्टर्स को कंट्रोल करना आसान है। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये वो फैक्टर्स हैं जो पूरी की पूरी इकोनॉमी के बेस पे ऊपर होते हैं। पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के हालात ख़राब हो गए जी, सियासी हालात ख़राब हुए, उसकी वजह से मुल्क में एहतजाज शुरू हो गया, ये हो गया, हड़तालें हो गई। अब उसकी वजह से ऑटोमेटिक सी बात है आपकी कंपनी का रिटर्न डिक्रीज़ होगा, आपकी कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाएगा, आपके शेयर्स का प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, देखो ना गवर्नमेंट बदलती है। अब जैसे ये नई गवर्नमेंट आई थी तो इसके आने पर स्टॉक मार्केट नीचे को जाने लग गई थी। शुरू में स्टॉक मार्केट ने बहुत रास उठाया, देन फिर दोबारा ऊपर को गई। तो अब ये आपको कि जी नई गवर्नमेंट के आने से शेयर्स की प्राइस के ऊपर क्यों फ़र्क पड़ गया, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है आपका पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स की बेस के ऊपर भी आपके रिटर्न्स डिफरेंस हो गए होते हैं। तो ये पॉलिटिक्स हो गया, इन्फ्लेशन हो गई, इंटरेस्ट रेट हो गए, मनी सप्लाई हो गई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सेस हो गए, ये बहुत से मॉनेटरी टर्म्स हैं, बहुत से मॉनेटरी टूल्स हैं। ठीक है, जब हम मॉनेटरी एनालिसिस करते हैं तो उसके अंदर हम ये इनमें से कई टूल्स लेते हैं जो आपकी फर्म के जो रिटर्न्स हैं उनको अफेक्ट कर रहे होते हैं, आपके स्टॉक रिटर्न्स को इम्पेक्ट करके, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके रिटर्न को कम या ज़्यादा कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे डिटेल के अंदर हम इनको डिस्कस अभी कर रहे हैं आगे। थर्ड जो बिहेवियर फैक्टर है, आप किसी भी चीज़ में जाओगे आप बिहेवियर को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हाँ, ये भी बिल्कुल ठीक है, बिहेवियर को 100% जस्टिफाई करना, बिहेवियर को 100% उसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू देना, ये इम्पॉसिबल है। आप किसी के भी बिहेवियर को 100% जज नहीं कर सकते, 100% आप बता नहीं सकते कि भाई वो ऐसे हालात के अंदर वो आदमी ऐसा ही रिएक्ट करेगा। हो सकता है सेम हालात के अंदर एक बार किसी के सेम हालात आते हैं, उसके अंदर एक आदमी एक बार कुछ रिएक्शन शो कराता है, दूसरी बार कुछ और रिएक्शन शो कराता है। आप ये नहीं कह सकते उसका रिएक्शन सेम ही होगा। एक बच्चा है, आप उसको मारते हो, ठीक है, वो गुस्सा किया और नाराज़ हुआ, रोने लग गया, देन नेक्स्ट टाइम अगर आप फर्स्ट को आफ्टर 1 डे या 2 डे आप दोबारा उसे मारते हो और वो आगे से, ज़रूरी नहीं है कि दोबारा रोने बैठे, हो सकता है वो आगे से चुप कर जाए, वो रोई ना या आगे से चिल्लाई ना, वो उसे एक्सेप्ट करे या आगे से आपसे लड़ने लग जाए। तो आप ये नहीं कह सकते कि एक आदमी ने एक दफ़ा जो रिएक्शन शो कराया वही दोबारा वो शो कराएगा। दैट्स वाई जो बिहेवियर फैक्टर्स हैं ये भी आप इनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते और इनको 100% आप रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते, इनको आपको साथ साथ चलाना पड़ता है। सबसे पहले जो फर्म स्पेसिफिक फैक्टर्स थे उनको आगे बारी बारी डिटेल्स के अंदर डिस्कस करते हैं कि वो फर्म स्पेसिफिक फैक्टर्स क्या थे, कैसे हम उन्हें रिकॉर्ड कर सकते हैं, कैसे उनकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, उनकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले फर्म स्पेसिफिक फैक्टर्स के अंदर हमारे पास प्राइस, अर्निंग, अनॉर्मलीज हैं। बेसिकली जो फर्म स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं ये नॉर्मलीज की बेस पर ही हम रिकॉर्ड करते हैं, उनकी बेस पर ही इनकी एक्सप्लेनेशन की जाती है। ठीक है, हाँ, उसके अंदर सबसे पहला प्राइस अर्निंग अनॉर्मली है। प्राइस अर्निंग अनॉर्मली 1977 के अंदर 1977 में ही जब ये आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी प्रेजेंट हुई तो उसी के कुछ अर्सा बाद ही ये फर्म स्पेसिफिक फैक्टर के अंदर प्राइस अर्निंग अनॉर्मली के तौर पे संजय बासु ने अपना पेपर प्रेजेंट किया। उसके अंदर उसने प्राइस अर्निंग को एक्सप्लेन किया था, इसके बारे में डिटेल में वजाहत की थी। मैंने आपको पहले कहा कि आर्बिट्रेज जो प्राइसिंग थ्योरी थी ये ओपन एंडेड थी, कि मतलब इसके अंदर कोई भी आदमी एडअप कर सकता है, आपने इसे क्लोज नहीं किया, आपने इसको कोई एंड पॉइंट नहीं लगाया। ठीक है, रॉस ने कभी ये दो फैक्टर्स हैं, ये दो फैक्टर्स मैंने बता दिए तो बस यही है। जैसे कैपेम में हुआ कि रिस्क और रिटर्न की बात कर दी गई, बस दी, अब उसके अलावा आप उसके अंदर और कुछ ऐड ही नहीं कर सकते, तो वहीं पर ही प्रॉब्लम आपके पास आ गई। ठीक है, तो आर्बिट्रेज जो थ्योरी थी इसका बेनिफिट ये था कि इसके अंदर कोई एंड वैल्यू नहीं दी गई, कोई आखिरी बात नहीं की गई, बल्कि कहा गया कि ठीक है जी ये दो हैं, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया, बाकी और भी बहुत से हैं। ठीक है, अब वो और बहुत से जैसे जैसे कोई घूमता जाएगा वैसे वैसे इसमें एडअप करता जाएगा। तो सबसे पहला जो फर्म स्पेसिफिक फैक्टर था वो 1977 के अंदर संजय बासु ने
प्रेजेंट किया था प्राइस अर्निंग का। उसने ये कहा था कि अगर एक कंपनी की प्राइस अर्निंग ज़्यादा है और दूसरी कंपनी की प्राइस अर्निंग कम है, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि जी दोनों का रिटर्न सेम होगा। बेशक रिस्क जितना मर्जी है, बट प्राइस अर्निंग भी तो देखी जाएगी ना, प्राइस अर्निंग रेशियो भी तो कंपेयर होगी ना, कि भाई कितने का आपका शेयर है, उसके बदले में कितना रिटर्न उस आदमी को मिल रहा है। क्या वो ये चीज़ नहीं देखेगा? एक कंपनी है वो डिविडेंड ज़्यादा पे करती है, जबकि दूसरी कंपनी है वो डिविडेंड कम पे करती है। तो क्या आप दोनों कंपनी के शेयर्स की इसके में अगर 10 रुपये प्राइस है, तो क्या जो कंपनी ज़्यादा डिविडेंड दे रही है उसकी प्राइस कल को ज़्यादा नहीं हो जाएगी बनिस्बत उस कंपनी के जो कम डिविडेंड दे रही है? तो डेफिनेटली बात है, जो आपकी अर्निंग है, जो प्राइसेस हैं, वो आपके उसके इम्पैक्ट कर रही हैं। तो ये संजय बासु का सबसे पहली प्रेजेंटेशन थी इसके ऊपर, जो उसने पेपर प्रेजेंट किया था 1977 के अंदर, कि प्राइसेस जब डिफर होती हैं, प्राइस अर्निंग रेशियो जब बदलती है, तो उसकी बेस पे रिटर्न भी बदल जाता है, रिटर्न सेम नहीं रहता। देन उसके बाद 1981 के अंदर बेंस ने एक नॉर्मली प्रेजेंट की। उसने कहा कि भाई जो साइज़ है वो भी मैटर कर रहा होता है फर्म्स की फार्म के अंदर। आप कहते हैं एक नई फर्म है, या मतलब आप यूँ कह लो कि एक बड़ी फर्म है जिसके पास बहुत से एसेट्स हैं, बहुत सी हैवी आ, उसके पास अर्निंग है, बहुत बड़ी फर्म है, और दूसरी साइड पे एक न्यू स्टार्टअप है, एक नई फर्म है जो अभी छोटे लेवल पे काम कर रही है, उसके पास इतने एसेट्स नहीं है, इतनी उसके पास वैल्यूज़ नहीं है। तो क्या दोनों का जो रिटर्न है वो सेम होगा? नहीं। उसने कहा ऐसा नहीं है कि ये नहीं होता, बल्कि जब कंपनी का साइज़ बदलता है तो उसकी बेस के ऊपर रिटर्न पे भी अफेक्ट आता है। ठीक है, उसने इसे कैलकुलेट किया और उसकी एक्सप्लेनेशन की कि साइज़ की बेस के ऊपर कंपनीज जो है वो भी डिफ़र करती हैं रिजल्ट्स। उसने कहा कि जब कोई लोग जो हैं वो किसी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो इन्वेस्टमेंट के वक्त भी जो उनकी इन्वेस्टमेंट का साइज़ होता है वो भी मैटर कर रहा होता है। अगर आप किसी एक जगह पे हैवी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका रिटर्न और होगा, और अगर आप कम इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका रिटर्न और होगा। ना सिर्फ कंपनी का साइज़ मैटर कर रहा है, बल्कि इन्वेस्टर की जो इन्वेस्टमेंट साइज़ है वो भी मैटर करता है। और ये इसी से सॉरी मैं लिंक कर रहा हूँ, अभी भी रियल के अंदर अगर आप आईपीओस की बात करें, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, आपने पढ़ा था कि जब कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू करती है, जब कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट होती है, तो उस टाइम वो शेयर्स इशू करती है जनरल पब्लिक को। उस शेयर्स की बेस पे फिर वो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडेड होने लग जाते हैं उसके शेयर्स। तो ये जो कंपनीज होती हैं जब वो आईपीओस इश्यूज़ करती हैं अपने फर्स्ट टाइम, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स करती हैं, शेयर्स बेचती हैं, तो उसके अंदर भी कंपनी कितना हैवी जो है वो शेयर्स बेच रही है। एक कंपनी है जो 1 करोड़ के शेयर्स बेच रही है, दूसरी साइड पे एक कंपनी है जो 5 करोड़ के शेयर्स बेच रही है। तो जो 5 करोड़ के शेयर्स बेच रही है कंपनी, उसके शेयर्स की प्राइस भी कम अंडर प्राइस होगी, मतलब उसके ऊपर आपको कम बेनिफिट होगा। जबकि कंपनी जितना छोटा साइज़, जितने कम शेयर्स इशू करती है, उतना ही उसके ऊपर आपको बेनिफिट भी ज़्यादा होता है। तो उसके कंपनी के जो शेयर्स ऑफर्स हैं उसकी बेस पर भी साइज़ के ऊपर रिटर्न डिफरेंस होता है, इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट के साइज़ की बेस पे भी रिटर्न में डिफरेंस आता है, और जो आपकी जो कंपनीज़ हैं उनके साइज़ की बेस पर भी डिफरेंस आता है। जो कंपनीज़ बड़े साइज़ की होती हैं उनका रिटर्न और होता है, और वो कंपनीज़ जो छोटे साइज़ की होती हैं उनका रिटर्न और होता है। दोनों के रिटर्न्स में डिफरेंस होता है। ठीक हो गया। देन 1985 के अंदर उसके बाद वैल्यू नॉर्मली आई। वैल्यू नॉर्मली क्या थी कि आपकी फर्म की जो वैल्यू है, जो प्राइस अर्निंग रेशो हमने जो ऊपर बात की है उसी के साथ ही लिंक था, कि पोर्टफोलियो की कैन बी फॉर्म फ्रॉम प्राइस अर्निंग रेशो हुज रिटर्न इज़ ग्रेटर देन एवरेज रिटर्न। आप देखते हैं कि कितना एक एवरेज रिटर्न आ रहा है, जिसका रिटर्न ज़्यादा होता है आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। मार्केट के अंदर 100 कंपनीज़ है, अब 100 की 100 कंपनीज़ का जितना भी रिटर्न है उसकी एवरेज लेते हो। एवरेज लेट अज्यूम आपके पास आ गई 12, तो आप देखोगे कि जो जो कंपनी 12 से ज़्यादा आपको रिटर्न इशू कर रही है आप उसमें इन्वेस्ट करते जाओगे, और जो कंपनी 12 से कम आपको रिटर्न दे रही है आप उसमें इन्वेस्ट नहीं करोगे। लेट अज्यूम आपके पास 50 कंपनीज़ के शेयर्स हैं, आपने मार्केट की एवरेज ली और आपको पता चला कि इन 50 में से जो 40 कंपनीज़ हैं वो एवरेज से ज़्यादा आपको रिटर्न दे रही हैं।
आप उन्हें सस्टेन करोगे, उन कंपनीज़ को रखोगे क्योंकि वो आपको बेनिफिट दे रही हैं। और आपको पता है कि जो 10 कंपनीज़ हैं वो ऐसी हैं कि जिनकी एवरेज से कम रिटर्न आ रहा है, तो देन आप क्या करेंगे, उन 10 कंपनीज़ को, उनके शेयर्स को बेच देंगे कि उनको अपने पास रखने का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, आपको पता है कि उल्टा आपके दूसरों के रिटर्न्स को भी डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो दैट इज़ द वैल्यू नॉर्मली 1985 में आई थी। पोर्टफोलियो कैन बी फॉर्म फ्रॉम द प्राइस अर्निंग रेशियो हुज रिटर्न इज ग्रेटर देन एवरेज रिटर्न। देन 1993 के अंदर जाकर, इसके बाद 1993 के अंदर इलिक्विडिटी नॉर्मली आई। उसके अंदर ये एक्सप्लेन किया गया कि भाई आपकी जो फर्म की लिक्विडिटी होती है वो भी मैटर कर रही होती है। अगर आप ये देखें कि एक फ़र्म जो है वो लिक्विडेट करने की पोजीशन में है कि वो जब चाहे लिक्विडेशन में जाए और अपने जो करंट जो उसकी लाइबिलिटीज़ है उन्हें आसानी से पे कर सकती है, तो देन उस कंपनी का रिटर्न भी ज़्यादा होता है। जबकि कोई ऐसी कंपनी है जिसकी लिक्विडिटी के इश्यूज जा रहे हैं, उस कंपनी का रिटर्न्स भी कम होता है। ऑडिटर जो होता है, ऑडिटर आपको पता है रिपोर्ट्स इशू करता है, आप ऑडिट के बारे में जानते हैं। ऑडिटर्स रिपोर्ट्स इशू करता है कि ये कंपनी जी क्वालिफाइड रिपोर्ट, नॉन क्वालिफाइड रिपोर्ट, ये कि कंपनी की जो ऑडिट्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो सही बता रही हैं या उसके अंदर कोई हेरा फेरी, कोई फ्रॉड तो नहीं है। ठीक है, ऑडिटर उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देता है। अब ऑडिटर जब उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देता है तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो ऑडिटर्स की रिपोर्ट को देखकर उसकी बेस पर भी डिसीजन करते हैं कि जी ये जो कंपनी है ये फ्रॉड तो जनरेट नहीं कर रही, ये हेरा फेरी तो नहीं कर रही। ठीक है, वहीं पर जो ऑडिटर होता है वो गोइंग कंसर्न रिपोर्ट भी इशू करता है। गोइंग कंसर्न रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि भाई क्या ये कंपनी मुस्तकबिल में आगे 2-3 साल 5 साल मज़ीद चल भी सकती है, ये नहीं, या कंपनी की इस टाइम हालत ये है कि बस ये 1-2 सालों में ख़त्म होने लगी है। तो ऑडिटर गोइंग कंसर्न रिपोर्ट भी इशू करता है। उसके अंदर वो बताता है कि कंपनी जो है वो लॉन्ग टर्म वर्किंग कर सकती है या कंपनी की बस लाइफ एंड हो चुकी है, कंपनी मज़ीद जो है वो वर्किंग नहीं कर सकती। ठीक हो गया। तो ये अगर कंपनी वो जब गोइंग कंसर्न रिपोर्ट देता है तो उसके अंदर वो यही लिक्विडेशन को ही डिस्कस कर रहा होता है कि क्या कंपनी लिक्विडेट करने की फॉर्म में है कि नहीं है। तो यही जो लिक्विडिटी होती है इसकी बेस के ऊपर भी रिटर्न्स जो है वो एक्सप्लेन हो गए होते हैं। ठीक है, वो स्टॉक्स, वो कंपनीज के जिनकी लिक्विडेशन नहीं है और वो कंपनीज जिनकी लिक्विडेशन है, दोनों के स्टॉक्स जो है वो सेम रिटर्न नहीं दे रहे होते बल्कि स्टॉक्स के अंदर डिफरेंस आ रहा होता है। ठीक हो गया जी। और देखो एक जो इन्वेस्टर है उसके लिए मशवरा यही होता है कि वो ऐसे स्टॉक्स को बाय करे जो स्टेबल रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्टेबल स्टॉक्स हैं उनके अंदर आपको पता है कि यार मुझे इतना जो है वो रिटर्न मिलना है, आप उसे ज़्यादा से स्टिकर सस्टेन कर सकते हो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और आप ऐसे स्टॉक्स को उठा लो जिनमें वोलेटिलिटी ज़्यादा है, आप उनको बाई करने की तरफ चले जाओ, तो फिर कोई भरोसा नहीं वो कल को ऊपर चले जाए या नीचे चले जाए, वो रिस्क कवर वाला काम है, रिस्क कवर्स वाला काम नहीं है। ठीक है जी। देन 1997 के अंदर मोमेंटम जो था, मोमेंटम नॉर्मली आई, ये कार्लहट ने पेश किया था। ठीक है, कार्लहट का भी बड़ा हैवी वर्क है आर्बिट्रेज के अंदर, उसने आगे इसकी एक्सप्लेनेशन की थी। तो कार्लहट ने ये कहा था कि जो मोमेंटम होता है वो भी असरअंदाज हो रहा होता है। मोमेंटम मतलब एक आदमी है, ठीक है, वो 5 बार जीता। एक बार अगर रिज्यूम एक आदमी जुआ खेल रहा है जी, फर्स्ट टाइम उसने जुआ खेला, सही जीत गया, दूसरी बार फिर जीत गया, तीसरी बार फिर जीत गया। अब जैसे जैसे वो आदमी जीतता जाएगा, जैसे जैसे वो आदमी आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता जाएगा कि यार आज मेरा दिन अच्छा है, मैं तो जीत रहा हूँ। पहले वेक्टर जिम उसने 10,000 लगाया था, फिर 15-20, वो मज़ीद अपनी इन्वेस्टमेंट उसके अंदर डालता जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे लग रहा है कि वो अभी जीता है तो वो आगे भी जीतेगा। ठीक है जी। इसे हम विनर कर्व के नाम से भी जानते हैं, और हम ये भी कहते हैं कि जी ये विनर प्रॉब्लम होती है कि हम ये सोच रहे हैं कि जो पास्ट विनर है वही विल बी द फ्यूचर विनर, वही फ्यूचर का विनर भी होगा। हालांकि ऐसा होना ज़रूरी नहीं है कि जिसने पिछले साल सबसे ज़्यादा रिटर्न कमाया वो इस साल भी सबसे ज़्यादा रिटर्न देगा। ऐसा कोई 100% ट्रू रिजल्ट्स नहीं होते, ये जस्ट एक नॉर्मली है जिसकी बेस के ऊपर हम जजमेंट कर रहे होते हैं। ठीक हो गया जी। देन एक लीवरेज नॉर्मली है। लीवरेज नॉर्मली के अंदर हम ये कहते हैं कि अगर एक फर्म जो है, लीवरेज होता है लोन, कर्जा,
ठीक है। दो, देखो कोई भी कंपनी है तो उसके पास फाइनेंसिंग के दो मेजर सोर्स है ना, एक इक्विटी है और एक डेट है। इक्विटी में क्या है कि वो शेयर्स इशू करके शेयर होल्डर से पैसे ले रहे, डेट में क्या है कि बैंक से कर्जा वगैरह ले रहे, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये चीज़ें इशू कर रहे। ठीक है। तो एक कंपनी जो है, जो जिसने लोन लिया हुआ है, डेट इशू किए हुए हैं, ठीक है, उस कंपनी को हम कहते हैं लिवरेज फंड। और नॉन लिवरेज फंड वो फर्म होती है कि जो इक्विटी बेस्ड चल रही होती है, जो डेट नहीं लेती या लेती भी है तो उसकी डेट की जो रेशो होती है इन द कंपैरिजन ऑफ जो शेयर्स होते हैं, इक्विटी होती है, उसके कंपैरिजन में डेट की रेशो बहुत कम होती है। तो ऐसी फर्म को हम नॉन लिवरेज फर्म कहते हैं। तो जो लिवरेज और नॉन लिवरेज फर्म है, उन दोनों का भी जो रिटर्न होता है वो सेम नहीं होता। ठीक है, उनके रिटर्न के अंदर भी डिफरेंस होता है। तो ये भी एक नॉर्मली है कि जो रिटर्न के होता है किसी भी कंपनी का, उसके ऊपर लिवरेज भी असरअंदाज होती है। ठीक हो गया जी। देन कुछ और नॉर्मलीज भी हैं। ठीक है। उनके अंदर डिविडेंड यील्ड नॉर्मली है। डिविडेंड यील्ड नॉर्मली क्या है कि अगर एक कंपनी ज़्यादा डिविडेंड देती है, उसकी स्टॉक की प्राइस ज़्यादा होगी। अगर एक कंपनी कम डिविडेंड देती है तो उसके स्टॉक की प्राइस भी कम हो सकती है। ठीक है। और ये उल्टा भी हो सकता है, बाज़ का ज़्यादा अगर कोई कंपनी डिविडेंड देती है तो उसकी बेस के ऊपर स्टॉक की प्राइस डिक्रीज़ भी हो जाती है। ठीक है, वो डिविडेंड थ्योरी है। ठीक है, जो सिग्निफिकेंट थ्योरी उसी की बेस पर आई थी, हमने उनको डिस्कस नहीं किया क्योंकि वो हमारे साथ अभी लिंक नहीं है। आगे जाके अगर किसी टॉपिक में वो लिंक आए तो देन उनको भी एक्सप्लेन करेंगे हम। डिविडेंड यील्ड नॉर्मली के बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एक्रूअल नॉर्मली। अकाउंटिंग के अंदर एक्रूअल्स और स्टैंडिंग एक्रूड का लफ्ज़ यूज़ होता है कि जब आपने कोई डेट पे करना हो, आप लाइबल हो चुके हो, टाइम आ चुका है कि आप वो दो, लेकिन आपने अभी तक दिया नहीं। फॉर एग्जांपल एक मुलाज़िम है आपके घर, पूरा महीना काम करता है, महीने के आखिर में आपने उसे सैलरी देनी है। ठीक है, तो जब तक आपने उसे सैलरी नहीं दी और नया महीना शुरू हो चुका है, तब तक वो आपके लिए क्या होंगे, वो एक्रूअल्स होंगे कि भाई आपके काबिल अदा है। ठीक है। तो और किसी भी कंपनी के, किसी भी अदारे के जितने एक्रूअल्स बढ़ते जाते हैं उतना रिटर्न डिक्रीज होता जाता है। एक्रूअल्स और रिटर्न के अंदर डायरेक्ट इन्वर्स रिलेशनशिप होता है कि जब भी किसी कंपनी के आउटस्टैंडिंग जो वैल्यूज़ हैं वो इंक्रीज़ होती हैं, रिटर्न डिक्रीज़ होने लग जाता है। देखो आपने क्या किया कि जी किसी से पैसे लेने थे, अभी तक उसे मिले नहीं। आपने किसी को पैसे देने थे, अभी तक उसे दिए नहीं। ठीक है, यही है ना जो आपके पास एक्रूअल्स है। तो एक्रूअल्स का जो रिलेशनशिप होता है वो कंपनीज के साथ नेगेटिव होता है। ठीक है जी। मतलब सिंपल लफ्ज़ों में यही है कि जिस कंपनी का एक्रूअल्स हाई होंगे और जिस कंपनी के एक्रूअल्स लो होंगे, वो दोनों सेम रिटर्न्स नहीं दे रहे होते, बल्कि उनके रिटर्न्स के अंदर डिफरेंस आ रहा होता है। देन है जी QFR, क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नॉर्मली। ये इस वो जो ऑडिट रिपोर्ट थी उसी की बेस से आगे निकला है कि जितनी ज़्यादा आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रॉपरली सही तरीके के साथ रिकॉर्ड करेंगे, उतनी ही ज़्यादा और उतनी ही बेहतर तरीके से आपके रिटर्न्स भी प्रिडिक्ट हो सकते हैं। अगर एक कंपनी है जिसकी फाइनेंशियल जो रिपोर्टिंग है वो गलत है, उसके अंदर उसने फ्रॉड किया है, कोई हेरा फेरी की है, तो डेफिनेटली बात है लोग उसकी तरफ कम अट्रैक्ट होंगे, लोग उसकी तरफ कम इन्वेस्ट करेंगे, जिसकी बेस पर उसके शेयर्स की प्राइस डाउन को आएगी, ना कि ऊपर को जाएगी। तो रिटर्न जो है वो आपकी क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बेस पर भी असरअंदाज हो रहा होता है। ठीक है जी। देन है कॉर्पोरेट गवर्नेंस और नॉर्मली। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोई बहुत ही ज़्यादा पुराना टॉपिक नहीं है। हाँ, अब इतना ये डिस्कस हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा नया भी नहीं है। अब देखो आपको इसके ऊपर बहुत काम नज़र आ जाएगा, बहुत वर्किंग आपको मिल जाएगी इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर, तो उसकी बेस पर भी आप समझ सकते हो कि ये कैसे हो रहा है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर हम ये बात करते हैं कि देखो कंपनी जो है वो शेयर्स होल्डर तो चला नहीं गए, शेयर होल्डर्स ने शेयर्स खरीदे, वो घर बैठे हैं। और कंपनी कौन चला रहा है, कंपनी चला रहे हैं पीछे जो आपके डायरेक्टर्स हैं वो चला रहे हैं। अब डायरेक्टर्स तो रियल ओनर्स नहीं होते, तो वहाँ पर शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स के मफादात के दरमियान कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई इश्यूज आ सकते हैं, जिसकी बेस पे हम एजेंसी प्रॉब्लम, एजेंसी कॉस्ट उसे हम बोलते हैं। तो ये जो जो एजेंसी प्रॉब्लम्स हैं और एजेंसी कॉस्ट है, इसी को रिड्यूस करने के लिए, इसी को ख़त्म करने के लिए, इसी को मिनिमाइज करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं, जो कि बेसिक जो है
वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहे होते। ठीक हो गया। देन है जी बीटा नॉर्मली। बीटा नॉर्मली क्या है, वही जो आपका बीटा होता था, कोएफिशिएंट जो था रिस्क का, तो वो भी जो है वो भी असरअंदाज होगा। ऐसी कंपनी जिसके अंदर बीटा हाई हो उनका रिटर्न, और ऐसी कंपनी जिनका बीटा लो हो, उन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ठीक हो गया जी। देन आगे वोलेटिलिटी अनॉर्मली है, ग्रोथ अनॉर्मली है। वोलेटिलिटी अनॉर्मली क्या कहती है, वो हम पीछे भी डिस्कस किया कि जो एसेट्स जो है जिनकी रिटर्न ज़्यादा वोलेटाइल है, उसके अंदर आपको रिस्क भी ज़्यादा बियर करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उसके बदले में रिटर्न भी ज़्यादा मिल सकता है। जबकि अगर कोई ऐसे एसेट्स हैं जिनका रिस्क कम है, तो डेफिनेटली बात है उनका रिस्क भी कम हो जाएगा, उनके रिजल्ट पर भी असरअंदाज आ रहा होगा। ठीक हो गया जी। ग्रोथ नॉर्मली, जितनी कोई कंपनी ज़्यादा ग्रो करेगी उतना ही ज़्यादा उसका रिटर्न बढ़ेगा। जितनी किसी कंपनी की ग्रोथ कम होगी उतना ही ज़्यादा उसका रिटर्न भी कम हो जाएगा, उसके रिटर्न के ऊपर भी असरअंदाज हो जाएगी। ठीक हो गया जी। अच्छा, देन ये मॉडल बनाए वही जो लीनियर मॉडल था। ठीक है, यानी कि कैपेम को एक्सटेंड करने वाली बात कर दो या लीनियर मॉडल की एक्सटेंशन की बात कर दो। ठीक है, वो फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट था जो अनॉर्मलीज की बेस पे चल रहा था। ये सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है जो दूसरी चीज़ों की बेस पे करता है। ये कहता है कि नहीं जी, अनॉर्मलीज को तो छोड़ो, बाकी और बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी बेस के ऊपर हो रहा है, और ये मोस्टली जो चीज़ें हैं ये अनॉर्मलीज से ही निकली हैं। ठीक है, जैसे कैपेम की एक्सटेंशन उसने बोला तो क्या लिखा हुआ है कि जी आर आई इज इक्वल टू रिस्क फ्री, आर एफ रिस्क फ्री रेट, ठीक है, रिस्क फ्री रेट सॉरी प्लस बीटा जो आपका कोएफिशिएंट है, और फिर आर एम माइनस आर एफ, ये कैपेम का के जो मार्केट प्रीमियम है वो, प्लस करेंगे बीटा एस एम बी। एस एम बी स्टैंड फॉर स्मॉल मीडियम। ठीक है, तो स्मॉल मीडियम के बड़ी कंपनीज और जो छोटी कंपनीज हैं उनकी बेस पर, देन प्लस बीटा एच एम एल, ठीक है, और प्लस बीटा डब्ल्यू एम एल। ठीक हो गया। तो इनकी बेस पे ये जो डब्ल्यू एम एल है, ये वही जो हमने बात की थी विनर यूज़र। ठीक है, तो ये विनर यूज़र की बात है, और जो एच एम एल है वो हाई रो की बात है कि जी फर्म बड़ी फर्म है कि छोटी फर्म है, तो उसकी बेस के ऊपर भी रिटर्न जो है वो कैलकुलेट हो रहे होते हैं। ठीक है, वो भी बता रहे होते हैं। अच्छा जी, देन ये जो फैक्टर्स हैं इसके अंदर ये जो डब्ल्यू एम एल है, इसको प्रेजेंट कार्हार्ट ने किया था 1977 के अंदर। उसने कहा था विनर यूज़र जो है नॉर्मली वो भी असरअंदाज करती है। ठीक हो गया। देन ग्रिफन ने इसी को बारे में कहा। ग्रिफन ने कहा कि जी दीज फैक्टर्स आर कंट्री स्पेसिफिक कंपनीज, ये जो आपके पास फैक्टर्स हैं कंट्री स्पेसिफिक्स जो हैं, ये कंट्री स्पेसिफिक है। जबकि जो फार्मा है, फार्मा ने कहा था नहीं ये कंट्री स्पेसिफिक नहीं बल्कि ये ग्लोबल वर्ल्ड वाइड है, ये पूरी दुनिया में ये फैक्टर्स चल रही हैं और इनकी बेस पे पूरी दुनिया में वर्किंग हो रही है। ठीक हो गया। फार्मा ने इसको मज़ीद 2015 में कुछ एक्सटेंड किया। फार्मा ने कहा कि जी ये रिस्क फ्री मार्केट हो गया, देन साइज़ प्रीमियम आ गया, वैल्यू प्रीमियम आ गया, ग्रोथ प्रीमियम आ गया, प्रॉफिटेबिलिटी प्रीमियम आ गया, कि ये सारी चीज़ें भी असरअंदाज होती हैं, इनकी बेस पर भी रिटर्न कैलकुलेट हो रहा होता है, ये सारी चीज़ें भी रिटर्न में शामिल होती हैं। देन है जी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स मतलब वो फैक्टर्स जो मैक्रो इकोनॉमिकली असरअंदाज हो गई हैं किसी भी कंपनी के शेयर्स के रिटर्न्स के ऊपर या किसी भी किस्म के रिटर्न्स के ऊपर। ठीक हो गया जी। चेन रॉस, ये जो मैंने आपको पहले कहा कि रॉस ने प्रेजेंट की थी आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, तो रॉस ने ही 1986 के अंदर ये चेन राज के साथ मिलकर इकोनॉमिक फोर्सेस एंड स्टॉक मार्केट रिटर्न्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दी। उसने कहा कि जी जो इकोनॉमिक फोर्सेस हैं वो स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स के ऊपर असरअंदाज होती हैं। मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि इन्फ्लेशन हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, मनी सप्लाई होगी, पॉलिटिक्स हो गई, गवर्नमेंट क्या कर रही है, कितना जो गवर्नमेंट है वो मजबूत है, उसकी रेट कितनी वो वीक है, ये सारा कुछ भी जो है ये चेक होता है। ये सारा कुछ किस में होता है, ये मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर होता है। हम मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर इस बात को चेक करते हैं। ठीक हो गया जी। अब मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर जो सबसे पहला वेरिएबल है जो हम कह रहे हैं कि जी इसके ऊपर असरअंदाज होगा रिटर्न्स के ऊपर, वो है एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, ई आर। सॉरी, यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स नहीं है ई आर, बल्कि ई आर जो है वो एक्सचेंज रेट को डिस्कस कर रहा है। किसी भी कंट्री का जो एक्सचेंज रेट होता है
जब वो ऊपर नीचे जाता है तो उसकी वजह से जो उस मुल्क के अंदर जितने भी आपके मतलब उस मुल्क के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं, मैं यूँ कह दूँ कि उस मुल्क की जितनी भी करेंसी जब ऊपर नीचे होती है तो उसकी जितनी भी कंपनीज होती हैं, जितने भी उसके अंदर बिजनेसेस होते हैं, उन सारों की वैल्यू भी ऊपर नीचे हो जाती है। तो एक्सचेंज रेट जो है वो आपका असरअंदाज कर रहा होता है, वो भी रिटर्न्स के ऊपर। ठीक है, देखो डॉलर ऊपर चला गया, डॉलर 100 से 170 तक गया, अब तकरीबन 157 156 पे है, अप्रोक्सीमेटली 160 से 155 के दरमियान मूव कर रहा है। ठीक हो गया जी। अब जब डॉलर 100 से इतना ऊपर गया तो क्या ख्याल है, उसकी बेस के ऊपर नहीं वर्किंग आई होगी? क्या उसकी बेस के ऊपर फर्म के रिटर्न्स में फ़र्क नहीं आया? एक कंपनी है वो एक्सपोर्ट करती है, हम ये कहते हैं कि जब करेंसी डाउन होती है किसी भी मुल्क की तो एक्सपोर्ट बढ़ जाती है। तो अब जब एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हुई तो क्या उस कंपनी के रिटर्न्स बढ़ नहीं गए? अब दूसरी साइड पे अगर करेंसी ऊपर जाती है तो उसकी वजह से एक्सपोर्ट कम होगी, तो जब एक्सपोर्ट नीचे को आएगी तो क्या उसकी वजह से इम्पैक्ट नहीं आएगा रिटर्न के ऊपर? डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा। तो यही हम बात कर रहे हैं कि ये जो फैक्टर्स हैं फर्म्स मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर जो एक्सचेंज रेट है वो असरअंदाज हो रहा होता है। जब एक्सचेंज रेट है उसकी बेस के ऊपर हम पूरी पूरी वर्किंग कर रहे होते हैं। जो एक्सचेंज रेट है वो बेसिकली दो चीज़ों के ऊपर डिफरेंस कर रहा डिपेंड कर रहा होता है, एक होता है रेवेन्यू और एक होता है एक्सपेंसेस। ठीक है, जब रेवेन्यू आपके इंक्रीज़ होते हैं तो उसकी बेस पे कैश फ्लो भी आपका कंपनी का इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि पैसा जो है वो आने लग जाता है, पैसे की जो लिक्विडेशन है, जो वर्किंग है वो बढ़ जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, ये जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं ये सारे के सारे बेसिकली तीन चीज़ों के ऊपर ही, तीन मेगामीटर्स के ऊपर ही सारे के सारे जज हो रहे होते हैं। एक कैश फ्लो, कि कैश की जो फ्लो है, कैश आना जाना जो है वो कम हो जाएगा कि ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा लिक्विडिटी, कि क्या जो कंपनी है ये अपने लिक्विडिटी करंट जो डेट्स हैं वो पे भी कर सकती है कि नहीं। और थर्ड है आपके पास रिस्क। ठीक है, आपका डिस्काउंट रेट, सॉरी इंटरेस्ट रेट वो हो गया और रिस्क हो गया। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी, ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनकी बेस के ऊपर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को हम जज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एक्सचेंज रेट की बात हो गई। देन सेकंड है मनी सप्लाई, एम एस स्टैंड फॉर मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई, जब किसी मुल्क के अंदर पैसा ज़्यादा आ जाएगा, मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, तो डेफिनेटली बात है कि उसकी वजह से आपकी अच्छा खासा इकोनॉमी पे असर होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, उस पर अच्छा खासा अफेक्ट आ रहा होगा। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के अंदर अगर हम बात करें तो जो मनी सप्लाई होती है जब वो इंक्रीज़ होती है तो उसकी वजह से लिक्विडिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है, जो कि आगे प्राइसेस को इंक्रीज़ करने में मदद देती है। और उसकी वजह से जब प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं तो डेफिनेटली बात है कि ओवरऑल आप देख सकते हो जब कीमतें बढ़ेंगी तो मनी सप्लाई की, मैंने पहली बात की, जब पैसा ज़्यादा आएगा इकोनॉमी में तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी, चीज़ें महंगी हो जाएंगी, जो गरीब है वो ले नहीं सकेगा और देन ये प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक हो गया, तो मनी सप्लाई का। और मनी सप्लाई के बाद देन इंटरेस्ट है। ठीक है, इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट बैंक्स ऑफर कर रही हैं, जो गवर्नमेंट ऑफर करती है। जब ये गवर्नमेंट आई तो इन्होंने आकर 13.75 तक इंटरेस्ट रेट रहेगा, जो पहले तकरीबन 6 के करीब था। अब 6 से उठा के जब 13.75 तक रिटर्न हो गया तो वो आदमी जो पहले फर्स्ट को उसके पास पैसे हैं, वो बिज़नेस करने का सोचता था, उसने सोचा यार बिज़नेस करूँगा, अगर चलो 1 लाख लगाता हूँ, उस 1 लाख के ऊपर मुझे 10% इंटरेस्ट आता है, यानी कि 10,000। तो क्या वो मेरे लिए बेनिफिट है? मैं रिस्क भी लूँ, हो सकता है जो बिज़नेस है उसमें से प्रॉफिट ना हो। उसके बरक्स मेरे लिए ये ज़्यादा आसान नहीं है कि मैं वो जो 10 लाख है वो बैंक में रखवा दूँ और बैंक से एनुअल जो है वो 13.5% जो है वो प्रॉफिट लेता जाओ। तो ये ज़्यादा बेनिफिट है ना। ठीक है, तो मनी सप्लाई जो है और जो इंटरेस्ट रेट है ये भी आपका असरअंदाज होगा होता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो उसका भी इम्पैक्ट आएगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो उसका भी रिटर्न के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा होगा। ठीक है जी। ओके जी, एक्सचेंज रेट हो गया हमारा, उसके बाद मनी सप्लाई हो गई, उसके बाद इन्फ्लेशन जो चलो नीचे है अभी, उससे पहले मनी सप्लाई के बाद इंटरेस्ट क्या है, हमने इंटरेस्ट की बात कर ली। उसके बाद टर्म स्प्रेड है। टर्म स्प्रेड क्या होता है कि आप कितना टाइम देते हो क्रेडिटर्स को, डेटर्स को, कि भी इतने दिनों के अंदर तुम पैसे दे दो।
तो जब ये टर्म स्प्रेड इंक्रीज़ होता है तो उसकी वजह से डिस्काउंट रेट जो होता है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, और जिसकी वजह से शेयर्स की जो प्राइसेस है वो नीचे को चली जाती हैं, वो डाउनफॉल की तरफ मूव कर जाती हैं। ठीक है जी। देखो अब टर्म स्प्रेड जो है उसके अंदर एक चीज़ और भी है कि जी जो हाई रिस्क है और जो लो रिस्क है वो टर्म के ऊपर असरअंदाज होते हैं। ठीक है, अगर एक कंपनी है, आपने किसी को पैसे दिए, आपको शक है कि यार ये नहीं देगा, तो आप उसे टाइम भी कम देते हो, आप उसे ये कहते हो यार जल्दी पैसे दो, हफ्ते में 10 दिनों के अंदर। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है जिस पे आपको भरोसा है, आपको पता है कि यार इसने तो वापस कर ही देने हैं, ठीक है, आपको उसके ऊपर किसी किस्म का कोई डर नहीं है, तो रिस्क कम है, मतलब आपको पता है कि यार पैसे वापस आ ही जाने हैं, तो डेफिनेटली बात है वहाँ पर आपके लिए और इफेक्ट होगा, वहाँ पर आप और तरीके से सोच रहे होगे। ठीक है, तो जो आपका रिस्क होता है, हाई रिस्क हो गया या लो रिस्क हो गया, वो आपके टर्म के ऊपर असरअंदाज होगा होता है, उसकी बेस के ऊपर आप क्रेडिट रेटिंग करते हो, क्रेडिट रिस्क जो है उसे मुहैया कर रहे होते हो। ठीक हो गया। देन है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है कि आपकी इंडस्ट्री में कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कितनी हैवी प्रोडक्शन है आपकी इंडस्ट्री की, पैदावार कितनी हो रही है। हम ये कहते हैं कि जी बिजली बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, उसकी वजह से जो इंडस्ट्री है वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर ही नहीं पाती, जब ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करेगी तो ज़्यादा चीज़ें बेच नहीं पाएगी, जब बेच नहीं पाएगी तो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएगी, और जब कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होगा तो डेफिनेटली बात है कंपनी डिविडेंड भी ज़्यादा नहीं देगी, जब डिविडेंड नहीं देगी तो जाहिर बात है शेयर्स की प्राइस के ऊपर उसका इम्पैक्ट तो आ गया। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का है कि जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है तो उसकी वजह से एक्सपेक्टेड जो कंपनी का कैश फ्लो होता है, जब मतलब ऊपर को जाएगी प्रोडक्शन, तो जाहिर बात है जो एक्सपेक्टेड है कि भाई अब ज़्यादा प्रोडक्शन हो गई है तो डेट मीन्स ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा। ठीक है, जब ज़्यादा प्रॉफिट की तरफ जाएंगे तो दूसरी साइड से जो प्राइसेस हैं शेयर्स की वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगी डेफिनेटली उसके कंपैरिजन में। ठीक है जी। देन है जी ऑयल प्राइसेस। अब ऑयल जो है ना ये मतलब हर चीज़ पे ही असर डालने लग गया पूरी दुनिया में। तेल, जब तेल महंगा होता है तो इकोनॉमी किसी की डाउन हो जाती है, किसी की ऊपर चली जाती है, तेल की वजह से दूसरी चीज़ों पे भी असरअंदाज होता है। इवन जो शेयर्स की प्राइसेस हैं वो भी तेल की वजह से असरअंदाज हो गई होती हैं। ठीक है, तो जब ऑयल प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं उसकी बेस पर रेवेन्यू जो है ऑयल का वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, अब जब वो इंक्रीज़ होता है तो जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो होता है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, जब एक्सपेक्टेड कैश फ्लो इंक्रीज़ होता है तो प्राइसेस भी शेयर्स की इंक्रीज़ हो जाती हैं। मतलब लोग सोच रहे हैं कि यार ये कंपनी ज़्यादा डिविडेंड देगी, ज़्यादा डिविडेंड देगी, जब लोग ये सोचेंगे तो डेफिनेटली बात है जो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, जब डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट के अंदर प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो ये था ऑयल प्राइसेस का। देन है हमारे पास क्रेडिट स्प्रेड। ये टर्म स्प्रेड की तरह ही है क्रेडिट स्प्रेड में कि आप कितनी क्रेडिट टर्म्स दे रहे हो। जब आप उधार के ऊपर ज़्यादा टर्म्स सख्तियाँ कर देते हो तो जाहिर बात है आपको बैड डेट्स की खतरा कम हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से ओवरऑल रिजल्ट आपका जो रिटर्न है वो इंक्रीज़ हो जाता है। बट जब क्रेडिट टर्म्स आपकी बहुत ज़्यादा लूज़ हो तो अक्सर लोगों ने आपसे उधार पे चीज़ें तो ले गए थे, बाद में पैसे वापस ही नहीं करते हो। आप जब हिसाब लगाते हो तो आपको पता लगता है कि भाई अर्निंग तो बहुत ही कम निकली। ठीक है, तो ये भी क्रेडिट स्प्रेड जो है ये भी एक असरअंदाज हो रहा होता है। देन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन तो आपको पता है सीधी सीधी बात है, देखो जब इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होगी तो उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आएगा, उसका बहुत ज़्यादा असरअंदाज भी होगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये जो इन्फ्लेशन है, ठीक है, इसके बारे में मैं थोड़ी सी बातें बता दूं। देखो बिज़नेस की कुछ फार्म्स होती हैं हमारे पास। अब मार्केट की हम ये कहते हैं मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है, मार्केट में मोनोपोली है, मार्केट के अंदर ओलिगोपोली है, मार्केट के अंदर ड्यूपोली है, मार्केट के अंदर मोनोपोलिस्टिक है। तो ये मार्केट की कुछ कंडीशंस होती है। ठीक है, नंबर वन जो था परफेक्ट कैपिटल मार्केट, वो क्या होती है कि ये वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने चीज़ें पढ़ी होंगी, बट मैं दोबारा चलो थोड़ा सा दरमियान में ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि किसी को नहीं भी पता या पता था थोड़ा सा भूला हुआ तो उसकी रिवाइज हो जाएगी। तो जो पहली कंडीशन होती है परफेक्ट कंपटीशन, उसके अंदर हम ये कहते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, के मार्केट के अंदर बायर भी बहुत ज़्यादा है और सेलर भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कोई एक आदमी जो है वो बेनिफिट नहीं उठा पाता। फ़र्ज़ करो जी मैं जाता हूँ
अब जब सेलर्स बहुत ज़्यादा है तो एक आदमी ख़रीदने के लिए आया, वो एक दुकान से उसे चीज़ नहीं मिलती या वो महंगी देता है तो वो दूसरी दुकान पे चला जाएगा, दूसरी से ले लेगा, ठीक है। तो जब बायर्स ज़्यादा होते हैं आप ज़्यादा प्राइसेस चार्ज नहीं कर पाते, क्योंकि आपको पता है कि यार ये मेरी बजाय किसी और की शॉप पे चला जाएगा, ठीक हो गया। दूसरी साइड पे जो मोनोपली है, मोनोपली के अंदर हम ये कहते हैं कि एक अकेला आदमी है जिसके पास सारे का सारा इख्तियारात है, वही सब कुछ चला रहा है, वही कंपनी को संभाल रहा है, और वो जो है उसकी जो प्रोडक्शन है वो उसके अलावा और कोई नहीं कर रहा, वो अकेला बंदा है जो उस चीज़ की प्रोडक्शन करता है, उसके अलावा और कोई ऐसी कोई प्रोडक्शन नहीं करता। जब कोई और ऐसी कोई प्रोडक्शन नहीं करता तो उसकी बेस के ऊपर कोई और जो है वो वैसा जो रिटर्न है, जो वैसी जो चीज़ें हैं वो भी नहीं पा सकता। तो मोनोपली का हमेशा जो रिटर्न है वो अब नॉर्मल होता है, वो ज़्यादा होता है, मोनोपली होल्डर ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर जाता है, ठीक है। ओलिगोपोली जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि जी ना तो मोनोपली है ना ही परफेक्ट कंपटीशन है, बस एक नॉर्मल सी सिचुएशन है, नॉर्मल से लोग हैं और जो कंपनीज़ हैं वो आपस में मिल के उन्होंने एक प्राइस तय कर ली है, लेकिन कंपनीज जो हैं वो एक से ज़्यादा है, उसे हम ओलिगोपोली कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये जो इन्फ्लेशन है, ये मैंने तीनों चीज़ें इसलिए बताएंगे, इन्फ्लेशन का जो इफ़ेक्ट होता है वो तीनों सिचुएशंस में मुख्तलिफ हो रहा होता है, ठीक है जी। नॉर्मली जब इन्फ्लेशन राइज करती है तो उसकी वजह से जो डिस्काउंट रेट है, जो इंटरेस्ट वगैरह वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, वो भी ऊपर को जाता है। जब इंटरेस्ट रेट जो डिस्काउंट रेट जो है वो इंक्रीज़ होता है तो प्राइसेस जो हैं वो शेयर्स की वो डिक्रीज़ हो जाती हैं, नीचे को चली जाती हैं, ठीक है, और ये डिक्रीज़ की तरफ मूव कर जाता है। दूसरी कंडीशन जो मार्केट की इन्फ्लेशन के अंदर ही जब मोनोपली हो, तो मोनोपली की सूरत के अंदर जब इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होती है तो उसका कोई इफेक्ट किसी भी किस्म का जो मतलब इकोनॉमी होती है या जो रिटर्न्स हैं उनके ऊपर नहीं आता, ठीक हो गया जी। इसके अंदर एक चीज़ और भी एडअप होती है मोनोपली के अंदर कि जब चॉइस जो है आपकी वो कंपनी के साथ इंक्रीज़ होती है तो दूसरी साइड पे जो प्राइसेस होती हैं वो डिक्रीज़ हो जाती हैं। आप क्या कर रहे होते हो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब कंपनी के साथ मिलकर चलते हो, आप कंपनी को सही समझते हो, तो फिर कोई दूसरी चीज़ हो वो जल्दी आपके डिसीजन पे असरअंदाज नहीं होती। दूसरी साइड पे जो ओलिगोपोली है, ओलिगोपोली में हम ये कह रहे हैं कि भाई इसका किसी किस्म का इन्फ्लेशन का कोई इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि कंपनीज ने आपस में इत्तेहाद किया हुआ है, प्राइसेस इधर से महंगी होती हैं तो सारे के सारे भी प्राइस बढ़ा देते हैं और पूरी मार्केट में एक ही प्राइस जो है वो डील हो रही होती है, ठीक है जी। तो इस बात से जो ओलिगोपोली है उसके ऊपर असरअंदाज नहीं होता। हमने ये तीनों क्यों देखे, हमने क्यों इनको डिस्कस किया, क्योंकि जो मार्केट स्ट्रक्चर है, जो मार्केट कंडीशंस है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, तो ये जो स्ट्रक्चर्स है मार्केट के, इनकी बेस के ऊपर जो रिटर्न्स हैं वो भी मुख्तलिफ होते हैं। तो मार्केट के जो स्ट्रक्चर्स हैं ये डिफरेंस होते हैं और डिफरेंट कंपनी के साथ अफेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है जी। इन्फ्लेशन को अगर मैं एक्सपेक्टेड कैश फ्लो में कंपेयर करना चाहूँ तो जब इन्फ्लेशन राइज होती है तो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो डिक्रीज़ हो जाता है, जब वो डिक्रीज़ होता है तो दूसरी साइड पे प्राइसेस भी डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कीमतें बढ़ेंगी तो पीछे से रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ गई, अब आपको यहाँ तो प्राइसेस चीज़ों की महंगी करनी पड़ेंगी, या जितने पैसे आप लेकर आए हो उतने पैसों के बेस के ऊपर आपको गुजारा चलाना पड़ेगा, ठीक हो गया जी। इन्फ्लेशन के बाद नेक्स्ट क्या जी हमारे पास फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है कि आप बाहर के मुल्कों की जो शेयर्स हैं उनके अंदर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, एक से ज़्यादा मुल्कों के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट है उनके शेयर्स के अंदर। तो जब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आपकी इंक्रीज़ होती है तो उसकी बेस पे प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो जाती हैं, क्योंकि आप एक से ज़्यादा मुल्कों में इन्वेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली बात है आप एक से ज़्यादा मुल्कों की अच्छी कंपनीज को ही टच कर रहे हो, तो जिसकी वजह से ओवरऑल रिस्क भी कम होगा और जो पोर्टफोलियो है वो भी अपग्रेड की तरफ जाएगा, वो भी ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है जी। मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर तीन चीज़ों पे कैश फ्लो, डिस्काउंट, लिक्विडिटी, रिस्क, इन चार चीज़ों पे असरअंदाज हो गए होते हैं, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ कि इनकी बेस के ऊपर सारी की सारी जजमेंट की जाती। देन लास्ट पे है बिहेवियर फैक्टर्स। अब बिहेवियर फैक्टर्स क्या है कि हर आदमी के बिहेवियर के जो फैक्टर्स हैं, ये 1985 के अंदर थैलेस ने पेपर प्रेजेंट किया था जिसके अंदर उसने बिहेवियर फाइनेंस को डिस्कस किया था, ठीक है।
और उसने उसके अंदर बड़े डिटेल के अंदर ये बातें की थी कि जो लोग हैं वो रैशनल नहीं होते, वो इरेशनल होते हैं, वो एक जैसा डिसीजन नहीं कर रहे होते और वो हमेशा अच्छा डिसीजन नहीं कर रहे होते। ठीक है, टैगर ने कहा था कि लोग जो है वो नॉन रैशनल होते हैं। रैशनल हम बोलते हैं ऐसा आदमी जो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहता है, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाना चाहता है किसी भी चीज़ से। वो ये कहता है कि यार अगर मैंने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की है ना तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आदमी को हम रैशनल का नाम देते हैं। जबकि दूसरी साइड पे जो इरेशनल होता है इसके मुकाबले में, वो हम ऐसे आदमी को कहते हैं जो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज नहीं करना चाहता। मतलब दिन में उसने 4 घंटे काम किया, उसे पैसे मिल गए, वो कहता बस जी ठीक है बहुत है। वो ये नहीं कहता कि यार मैं सारा दिन काम करके ज़्यादा पैसे अर्न कर रहा हूँ, ज़्यादा टाइम काम पे लगाऊँ, ज़्यादा अर्न कर रहा हूँ। वो कहता है बस ठीक है जी, मुझे 4 घंटों के या 5 घंटों के इतने पैसे मिल गए हैं, बस बहुत है। और मज़ीद काम करने की बजाय सीधा जो है वो आगे पहुंच जाता है। ठीक है, ओके जी। तो ये थैगर का बिहेवियर फैक्टर्स थे। बिहेवियर फैक्टर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत चीज़ें हैं जिनकी बेस पे आप बिहेवियर को जज कर रहे होते हो। बिहेवियर किसी भी इंसान का 100% जजेबल है ही नहीं। आप कुछ चीज़ों पे अंदाज़ों की बेस के ऊपर उसकी बिहेवियर की जजमेंट करते हो। देखो, अगर मैं बात करूँ, हमारे पास दो आदमी है ना, एक रिस्क अवर्स है, एक रिस्क रवर है। अब रिस्क अवर्स और रिस्क रवर में बेसिक फंक्शन डिफरेंस क्या है? बेसिक उन दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस है ही ये बिहेवियर का, उनकी सोच का। कि एक आदमी जो है वो कहता है यार जितना भी रिस्क आता है कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेने को भी वो तैयार होता है। जबकि एक आदमी जो होता है वो हमेशा सिक्योर शॉट खेलता है। वो हल्का सा भी कहीं रिस्क होता है तो वो उससे डरता है, साइड पे होता है, उसके हिसाब से फर्क करता है और उसके हिसाब से ही रिटर्न्स भी बदल रहे होते हैं। तो बिहेवियर फैक्टर्स जो हैं ये भी असरअंदाज हो रहे होते हैं, ये भी चीज़ों को बदल रहे होते हैं। ठीक है, बिहेवियर फैक्टर्स के अंदर भी बहुत सी बाइसेस आ जाती हैं। ओवर कॉन्फिडेंस है, रिप्रेजेंटेटिवनेस है आपकी, उसके बाद ये एंकरिंग बाइस है। मतलब ऐसी बहुत सी बाइसेस हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी बेस के ऊपर हम बिहेवियर की एक्सप्लेनेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, उनमें से कुछ ऐसी जो है कि जो हमने एक आर्टिफिशियल कह रहा हूँ मसनूई तौर पर हमने कैलकुलेट करने के फार्मूलाज भी बनाए हैं कि ये बिहेवियर्स हम किस बेस पे एनालिसिस कर सकते हैं, एन बेस पे जजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उनकी बेस के ऊपर भी हम इफेक्ट जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं बिहेवियर्स फैक्टर्स। ठीक है जी, ये थे जी आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरीज के वो फैक्टर्स जो उसके अंदर हैं, जो उसके उसने बात की कि भाई ये जो फैक्टर्स हैं ये भी दरमियान में शामिल होते हैं और इन फैक्टर्स का भी असर होता है। आप सिर्फ रिस्क को नहीं कह सकते कि भाई अगर रिस्क है तो जी रिटर्न, रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न भी जी उस पर असरअंदाज होगा, रिस्क कम है तो उसकी बेस पे भी रिटर्न पे भी फ़र्क पड़ेगा। बल्कि और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो इनको कम ज़्यादा कर रही होती हैं, जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर रही होती हैं आपके रिटर्न्स को। ठीक है, और वो सब मोस्टली हमने चीज़ें फर्म स्पेसिफिक, मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर और फिर बिहेवियर लेवल पर हमने उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। बिहेवियर को बहुत ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं किया कि बहुत ज़्यादा तो बिहेवियर ऐसा है कि जिसको आप क्वालिटेटिवली तो बोल सकते हो बट क्वांटिटेटिवली आप उसे मेजर भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो बिहेवियर के ऊपर बहुत ज़्यादा आप एग्जैक्टली रिसर्च भी नहीं कर सकते। ठीक है, और बिहेवियर एक बाकायदा पूरे का पूरा सेपरेट टॉपिक है, तो उसके ऊपर इस वजह से भी हमने ज़्यादा जस्टिफिकेशन में नहीं गए कि वो जो बाकी चीज़ें हैं वो फिर हम कितना उसमें एडअप करेंगे, डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीज़ें तो हमें छोड़नी ही पड़ेंगी। ठीक हो गया जी, ओके जी। अब ये जो हमारे पास एपीटी है, आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी है, इसके आखिर में थोड़े से बेनिफिट्स को भी डिस्कस कर लिया जाए कि भी आपको बेनिफिट क्या क्या होता है एपीटी का। सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो यही है कि ये कहती है कि जो रेजिडुअल का जो वेरिएंस है वो आहिस्ता आहिस्ता डिसअपीयर हो जाता है जैसे जैसे अब नंबर ऑफ एसेट्स जो है वो इकोनॉमी में इंक्रीज़ करते जाते हैं। ठीक है, ये कहती है कि अगर फ़र्ज़ करो आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी ये बता रही है कि भाई अगर आपके मुल्क के स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 500 कंपनीज़ हैं, ठीक हो गया, पाकिस्तान के अंदर भी टोटल ये सारे 500 के करीब कंपनीज़ हैं जो रजिस्टर्ड है स्टॉक एक्सचेंज में। तो अगर आप ये कहते हो कि जी ये सारे 500 कंपनीज़ हैं, तो ये जो सारे 500 कंपनीज़ हैं आपकी, जब आप सारे 500 की सारे 500 कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर दो तो आपका जो रिटर्न्स होगा, उसका जो वेरिएंस होगा, जो एरर टर्म्स होगा, वो जैसे जैसे ये 500 की 500 आप एडअप करते जाओगे वैसे वैसे
रिजल्ट्स का जो एरर टर्म्स है वो डिसअपीयर होता जाएगा, वो कम होता जाएगा। ठीक हो गया, ये सबसे पहला इसका बेनिफिट। दूसरा ये कि आर्बिट्रेरी जो प्राइसिंग थ्योरी है वो कोई ऐसी एजम्पशंस की बेस पर नहीं है कि जो डिफ़िकल्ट हों। कैपेम की तरह इसकी एजम्पशंस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बल्कि जो इसकी एजम्पशंस हैं वो रिलैक्स हैं और बेहतर हैं, आसानी पैदा करती हैं। ठीक है, तो जो आर्बिट्रेरी प्राइसिंग थ्योरीज है वो कोई रिक्वायर नहीं करती कोई ऐसी एजम्पशन, फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिक्योरिटी रिटर्न्स या किसी भी ऐसी चीज़ से रिलेटेड वो नहीं बता रही होती। सेकंड है जी अदर देन नॉन सेटिएशन। वो नॉन सेटिएशन हमने बात की थी कैपेम के अंदर कि उसके बाद नो स्पेसिफिकेशन ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव इन्वेस्टर्स यूटिलिटी फंक्शन, किसी किस्म का कोई इन्वेस्टर्स की यूटिलिटी में फंक्शन नहीं आता, नॉट इवन रिस्क अवर्जन की बेस के ऊपर। ये भी एक इसका बेनिफिट है। ठीक है जी। और थर्ड जो हम बात करते हैं कि देखो जी रिस्क फ्री जो एसेट्स हैं उनका मार्केट के अंदर किसी किस्म का कोई रोल नहीं होता। और हमने उसमें कैपेम में था कि रिस्क फ्री एसेट्स भी कैलकुलेट करो, उनको भी रिकॉर्ड करो, जबकि एपीटी के अंदर आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी के अंदर हमने देखा कि यहाँ पे रिस्क फ्री एसेट्स की कोई बात नहीं है, तो उनकी भी जजमेंट, उनकी भी कैलकुलेशन, उनको भी रहना वो हमारे लिए, उससे हमारी जान छूट गई। ठीक है जी। और देन एक और इसका जो बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि ये मल्टी फैक्टर्स को क्योंकि कैप्चर कर रही है, कैपेम से रिस्क को कैप्चर कर रहा है, जबकि ये एक से ज़्यादा फैक्टर्स को डिस्कस कर रही है, तो डेफिनेटली इसका जो रिजल्ट्स है वो ज़्यादा पायदार है, उनके ऊपर ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है। ठीक हो गया। और देन एक और भी इसका बेनिफिट मेरे जहन में आ रहा है कि आप इसके अंदर एक से ज़्यादा पीरियड्स को भी ले सकते हो, एक से ज़्यादा टाइम पीरियड्स को भी डिस्कस कर सकते हो, जबकि कैपेम में ये ऑप्शन भी नहीं होती, आप एक से ज़्यादा पीरियड्स को डिस्कस नहीं कर सकते, जबकि एपीटी आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी के अंदर आप एक से ज़्यादा जो है उनको भी डिस्कस कर रहे होते हो। ठीक है जी। देखो हर चीज़ की जहाँ पे खूबियाँ होती हैं वहाँ पे कुछ खामियाँ भी होती हैं, तो आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी मॉडल ये तो नहीं है कि भी इसकी सारी अच्छाइयाँ हैं, इसकी भी बहुत सी बुराइयाँ हैं, बहुत सी इसके अंदर भी प्रॉब्लम्स हैं। उनमें से एक दो मैं आपको बताता हूँ, आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि भी सबसे पहले तो इसकी यही है कि जो ओरिजिनल आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी होती है वो ये होल्ड करती है कि अप्रोक्सीमेटली जो आपका प्राइसेस हैं इंडिविजुअल एसेट्स की वो ऊपर जाएंगी, तो किस बेस पे जाएंगी, उसकी जो बेस है कि किस बेस पे ऊपर जाएंगी, किस बेस पे नीचे आएंगी, वो 100% श्योर सक्सेस नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने एक बिहेवियर फैक्टर जो है वो आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी में ऐड कर लिया, तो बात वही है कि क्या आप कहोगे कि जी जब भी इस आदमी से कोई बात करेगा तो ये गुस्से से ही बोलेगा या ये हमेशा हंस के ही बोलेगा। ठीक है, कोई आदमी उससे वैसी बात कर देता है जिसकी वजह से वो गुस्से में आ जाता है या कोई ठंडे में आ जाता है। ठीक है, तो ये भी तो इफेक्ट आएगा ना। तो आर्बिट्रेज प्राइसिंग का एक ये भी डिफरेंस उसके अंदर शामिल था। देन सेकंड है कि जो आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी है वो ये अज्यूम करती है कि जी जो फैक्टर्स का स्ट्रक्चर है वो मतलब जो जनरेटिंग रिटर्न्स आप ले रहे हो वो जो है वो सर्टेनिटी के साथ, पूरी यकीनी सूरत हाल के साथ आप उसे मेजर कर सकते हो, आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता। 100% किसी भी चीज़ की मेजरमेंट पॉसिबल नहीं होती, बल्कि डिफ़िकल्ट हो जाती है। ठीक है जी। और एक और चीज़ के देखो इसने ये तो कह दिया था आर्बिट्रेज के अंदर के भी वो जो सिस्टमेटिक रिटर्न है वो के फैक्टर्स के थ्रू है, बट उसके बारे में कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो जहाँ पर रिस्क की बात की जाती है वहाँ पर इसने कुछ इंडिविजुअल फर्म्स रिस्क, माइक्रो इकोनॉमिक्स रिस्क जो है वो तो इसने प्रेजेंट किए हैं, वो एक्सप्लेन किए हैं, बट स्टिल कई जो रिस्क के बारे में जो कहेगा उसे ये भूल गया, उसको इसने ऐड नहीं किया। रिस्क के मामले में कैपेम स्किल बेहतर है। ठीक हो गया जी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आज हमने डिस्कस की आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी के बारे में। हमने ये कहा कि कैपेम के ऊपर एतराज़ात थे, बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, उन एतराज़ात, उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जो था वो आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी की तरफ हम आए। आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी ये कहती है कि कभी भी एक फैक्टर नहीं होता जो रिटर्न्स पे असरअंदाज होता है, सिर्फ रिस्क नहीं है बल्कि और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से रिटर्न के ऊपर इम्पैक्ट आता है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं उसको इन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। एक फर्म स्पेसिफिक कि ये कंपनी की अंदरूनी चीज़ें हैं, दूसरी मैक्रो इकोनॉमिक जो पूरी की पूरी इकोनॉमी, पूरे के पूरे मुल्क की वजह से रिटर्न के ऊपर असरअंदाज हो रही होती हैं,
और तीसरी बिहेवियर के कुछ लोगों का बिहेवियर बेस पर भी इफ़ेक्ट आ रहा होता है कि बिहेवियर की बेस के ऊपर भी वो लोग डिफरेंस जजमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बिहेवियर इम्पैक्ट भी इसके अंदर हमने डिस्कस किया और फिर उसके बाद हमने उसके अजम्पशंस देखी, फिर उसके बाद हमने उसके एडवांटेजेस को भी डिस्कस किया कि कौन कौन से बेनिफिट होते हैं। ठीक है, और देन फिर हमने उसका जो अपना जो रिटर्न के अलावा जो दूसरी चीज़ें बिहेवियर इम्पैक्ट है वो भी हमने चेक कर लिया कि बिहेवियर से क्या फ़र्क पड़ता है और क्या नहीं। ठीक हो गया जी, आज के लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।